कहानी शुरू होती है एक पुराने ढाबे से। वो ढाबा जिस ढाबे पर कभी भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सिर्फ धुआं बचा हुआ था। सड़क के किनारे खड़ा वो ढाबा अब दूर से ढाबा कम और बंद पड़ी याद ज्यादा लगती थी। टीन की छत पर जमी धूल, लकड़ी की बेंचों पर उखड़ता रंग और चूल्हे से उठता धुआं, जो अब खुशबू नहीं बस आदत थी। चूल्हे के पास बैठा रामधनी फूंक मार रहा था। आज दाल कुछ ज्यादा पतली हो गई है, पर चलेगी, पेट ही तो भरना है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता। सड़क वही थी, पर अब रुकने वाले नहीं रुक रहे थे। तभी वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरी। रामधनी सीधा बैठ गया। अरे भैया, खाना खाओगे? पर बाइक वाले ने जरा सी भी ध्यान नहीं दिया। वो बिना रुके ही आगे बढ़ता चला गया। रामधनी की आंखें फिर चूल्हे पर टिक गईं। पहले तो लोग कहते थे रामधनी के ढाबे पर रुके बिना सफर ही पूरा नहीं होता, पर अब तो सबका सफर ही बदल गया है। उसी वक्त वहां एक बूढ़ा ग्राहक आया। उसने ढाबे की तरफ देखा, मेनू पढ़ा। चावल, दाल, रोटी, बस यही, इतनी ही चीजें हैं। रामधनी ने बिना नजर मिलाए कहा, हाँ, बस यही। सादा खाना पेट के लिए ठीक होता है। ग्राहक कुछ पल खड़ा रहा, फिर बोला, अब जमाना सादा का नहीं रहा भाई। और वो चला गया। रामधनी की उंगलियां चूल्हे की राख में धंस गईं। उसी समय दूर से एक बस की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई बस रामधनी के ढाबे पर रुकी। बस से उतरा एक नौजवान, कंधे पर बैग, आंखों में शहर की चमक और दिल में गांव की खुशबू। उसने मन ही मन सोचा, आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 10 साल पहले हुआ करता था, बस थोड़ी खामोशी है। वो ढाबे की तरफ बढ़ा। बाबूजी! रामधनी चौंका। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अरे मोहन बेटा। दोनों कुछ पल बस देखते रहे। फिर रामधनी ने कसकर गले लगा लिया। आ गया तू शहर से? हाँ बाबूजी, पढ़ाई पूरी हो गई। अंदर से सावित्री भागती हुई आई। अरे मेरा बेटा, सच में तू ही है ना? हाँ माँ, मैं ही हूँ। सावित्री ने मोहन का माथा चूम लिया। कितना दुबला हो गया है तू। शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? अरे नहीं माँ, मैं डाइटिंग कर रहा था। मोहन चारों तरफ देखने लगा। वही ढाबा, वही बेंच, वही चूल्हा, पर भीड़ नहीं थी। उसने धीमे से बोला, बाबूजी, आज ढाबा बंद है क्या? रामधनी ने चूल्हे की तरफ देखा और उदासी आवाज में बोला, नहीं तो खुला हुआ है, बस अब लोग कम आते हैं बेटा। मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये ढाबा सिर्फ व्यापार नहीं, ये उसके बाबूजी की जिंदगी थी। और शायद यहीं से उस जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। शाम ढलने लगी थी। ढाबे के सामने वाली सड़क पर धूप की आखिरी लकीरें सरक रही थी। कभी जिस सड़क पर हर 10 मिनट में कोई ना कोई रुकता था, आज वहां बस धूल उड़ रही थी। रामधनी ने बेंच पर जमी धूल हाथ से झाड़ी। धूल उड़ी, बैठने वाला कोई नहीं। उसने हल्की हंसी में खुद से बोला, धूल भी अब मेहमान बन गई है, रोज आती है ढाबे में। चूल्हे पर दाल उबल रही थी। बर्तन पुराने थे पर साफ सुथरा होना अब काफी नहीं था। तभी ढाबे के पास एक ट्रक धीमा हुआ। रामधनी की पीठ सीधी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, आओ भैया, ताजा ताजा खाना खाओ, ताजा खाना मिलेगा यहाँ। ट्रक कुछ पल ढाबे पर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने मेनू की तरफ देखा। खाने में क्या क्या है काका? गर्मा गर्म चावल, दाल, रोटी। ड्राइवर ने अंदर झांका। और सब्जी? नहीं भैया, सब्जी तो नहीं है। चाय तो होगी? नहीं भैया, चाय भी खत्म हो गई है। ड्राइवर थोड़ी अफसोस मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। अब तो रास्ते में ढाबे कम और होटल ही ज्यादा हो गए हैं काका। ट्रक आगे बढ़ गया। रामधनी की आवाज गले में ही अटकी रह गई। मोहन सब देख रहा था। वो एक बेंच पर आकर बैठ गया।
बाबूजी, पहले भी ऐसा ही होता था क्या? रामधनी ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा। पहले? नहीं बेटा, पहले तो यहाँ लाइन लगती थी। वो बोलते बोलते रुक गया। लोग कहते थे रामधनी का ढाबा मतलब भरोसे की उम्मीद। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पर अब शायद भरोसा भी कुछ नया स्वाद चाहता है बाबूजी। रामधनी ने कड़ाही की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर बोला। भरोसे को स्वाद की जरूरत नहीं होती है। तभी बाहर से एक अधेड़ आदमी चलकर ढाबे के अंदर आया। वो जाकर एक बेंच पर बैठा और उसने एक प्लेट खाना ऑर्डर किया। रामधनी एक प्लेट चावल दाल लेकर उस आदमी के पास आया और उसने प्लेट देखी। ये क्या है? इतनी सादी थाली? सादा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है काका। वो तो ठीक है रामधनी, पर दिल तो नहीं मानता ना सादे खाने से। रामधनी चुप हो गया। वो आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। आजकल दिल भी कुछ मसाला चाहता है। वो आदमी वहां से चला गया। मोहन की मुट्ठियां भीज गईं। उसने धीरे से रामधनी से बोला। बाबूजी, अगर मगर मत सिखा मुझे तू। मुझे पता है ढाबा कैसे चलाना है। ढाबे में फिर खामोशी छा गई। चूल्हे की आग ही बोल रही थी बस। मोहन ने चारपाई की तरफ देखा जिस पर कभी कभी ग्राहक सो जाया करते थे। ये ढाबा सिर्फ खाना नहीं बेचता था बाबूजी, ये ढाबा कभी आराम भी बेचा करता था। रामधनी ने पहली बार बेटे की तरफ देखा और धीमे से बोला। आराम नहीं, सुकून बेचता था। मोहन का सिर हिल गया। अगले दिन फिर से रामधनी ढाबे में बैठा हुआ था। दूर से फिर एक गाड़ी की आवाज आई। रामधनी गाड़ी को आता देख खड़ा हुआ, पर फिर कुछ सोचकर बैठ गया। आज नहीं रुकेंगे, बुलाना ही बेकार है। मोहन ने महसूस किया ये सिर्फ ढाबे की हालत नहीं थी, ये उस आदमी की हालत थी जो बदलते हुए वक्त से हार रहा था, पर मानने को तैयार नहीं था। रात ढाबे पर जल्दी उतर आई थी। रामधनी ढाबा बंद करके घर आ चुका था। सभी लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। माहौल में गर्मी बढ़ रही थी। मोहन खामोशी से एक कुर्सी पर खाना लेकर बैठा था। रामधनी खाना खा रहा था, जैसे हर आवाज में गुस्सा घुला हो। मोहन ने हिम्मत जुटाई। बाबूजी, एक बात कहूं? रामधनी ने बिना देखे कहा। अगर तेरे कुछ कहने से ढाबा भर जाएगा तो बोल। मैंने शहर में देखा है, लोग ढाबा सिर्फ पेट भरने नहीं आते, लोग यहाँ अनुभव लेने भी आते हैं। उसकी बातें सुनकर रामधनी गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से कहा, हम अनुभव नहीं बेचते हैं, खाना बेचते हैं। पर बाबूजी, आजकल खाना भी तो बदल गया है। रामधनी ने मोहन की आंखों में देखा। खाना नहीं बदला है, लोगों की नीयत बदल गई है। नहीं बाबूजी, लोगों की नीयत नहीं बदली, लोगों की जरूरत बदली है। उसके इतना बोलते ही वहां एक खामोशी छा गई। तू शहर से यही सीख कर आया है? तेरी पढ़ाई लिखाई ने तुझे यही सिखाया है कि पुराना सब गलत होता है? नहीं बाबूजी, मैंने ये नहीं कहा कि पुराना सब गलत होता है। पुराना तो नींव होता है बाबूजी, उसी नींव पर नई इमारत बनती है। रामधनी हंसा और करवाहट भरी आवाज में बोला, अच्छा, और इमारत गिर जाए तो नई बनाई जा सकती है। रामधनी गुस्से से मुट्ठी कसता हुआ बोला, तू बस एक ढाबा समझता है इसे, मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी समझता हूँ। मोहन की आवाज धीमी हो गई। और मैं आपकी जिंदगी को मरते नहीं देख सकता। ये बात रामधनी को तीर की तरह लगी। मैं जब तेरी उम्र का था तब मैंने बिना शिकायत के इस ढाबे को खड़ा किया था। पर बाबूजी, मैं उसी मेहनत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचाने के नाम पर बदल देना बचाना नहीं होता। बदलना ही बचाना होता है बाबूजी। उन दोनों की बहस सुनकर सावित्री अंदर से निकली। अरे बस भी करो तुम दोनों, तब से बहस किए जा रहे हो। रामधनी ऊंची आवाज में बोला। तू बीच में मत पड़ सावित्री, ये हमारी आपस की बातें हैं। सावित्री चुप हो गई। शहर ने तुझे क्या दिया? अंग्रेजी बोलना, नए नखरे, यही सब शहर से सिखाए तू? मोहन आहत होकर बोला, शहर ने मुझे ये दिया है कि मैं देख सकूं
कि हमारा ढाबा खाली क्यों है। रामधनी ने गुस्से से बेंच पर हाथ मारा। खाली इसलिए है क्योंकि लोग भूल गए हैं कि सादा खाना क्या होता है। या फिर इसलिए कि हम भूल गए हैं कि लोगों को क्या चाहिए। उसके इतना बोलते ही एक लंबी खामोशी छा गई। रामधनी की आवाज टूटने लगी। देख बेटा, अगर मैंने तेरी बात मानी तो मेरा ढाबा नहीं रहेगा। मोहन गुस्से में खड़ा हुआ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ढाबा वैसे भी नहीं रहेगा बाबूजी। ये सुनते ही रामधनी पत्थर बन गया। कुछ देर के बाद रामधनी ठंडे स्वर में बोला, जा, यदि तुझे मेरा ढाबा चलाने का तरीका इतना ही गलत लगता है तो जा, चला जा वापस शहर। मोहन ये सुनकर सन्न रह गया। क्या? जिसे गांव का ढाबा छोटा लगता है वो यहाँ क्या करेगा? वो यहाँ टिक ही नहीं सकता। रामधनी की बातें सुनकर मोहन और उसकी माँ की आंखें भर आईं। मैं ढाबे से नहीं लड़ रहा था बाबूजी, मैं आपसे लड़ रहा था। रामधनी ने मुंह फेर लिया। जा, लड़ाई जीत ली तूने, अब जा यहाँ से। इतना बोलकर रामधनी गुस्से से बाहर चला गया। चूल्हे की आग अब बुझने लगी थी और उसी आग के साथ साथ बाप बेटे के बीच का रिश्ता भी ठंडा पड़ गया था। सुबह का उजाला ढाबे पर ऐसे उतरा जैसे उसे भी यहाँ रुकने का मन नहीं था। रोज की तरह ही रामधनी काउंटर पर बैठा था, पर बेचें खाली थीं और ढाबे के भीतर भारी खामोशी थी। मोहन अपना बैग और जमीन पर रखे कपड़े समेट रहा था। हर कपड़े के साथ कोई ना कोई याद भी तय हो रही थी। सावित्री दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने मोहन से धीमी आवाज में पूछा, खाना खा ले बेटा, रास्ता लंबा है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सावित्री ने उसकी शर्ट सीधी की। बाबूजी से बात कर ली? मोहन ने ना में सिर हिलाया। उसी वक्त बाहर से रामधनी की आवाज आई। बस निकलने वाली है। ये शब्द नहीं थे, आदेश थे। मोहन बैग उठाकर बाहर आया। रामधनी ढाबे के सामने खड़ा था। नजरें सड़क पर थीं, बेटे पर नहीं। मोहन ने हिम्मत करके बोला, मैं लड़ने नहीं आया था बाबूजी, मैं बस आपका ढाबा बचा रहा था। रामधनी का जबड़ा भींच गया। लड़ाई में कोई ये नहीं देखता कि कौन किस लिए लड़ रहा है। मोहन की आवाज कांप गई। मैं सिर्फ चाहता था कि आपका ढाबा जिंदा रहे। जिंदा वही रहता है जो झुकता नहीं है। तभी सावित्री आगे बढ़ी और बोली, सुनते हो जी, बेटा है वो हमारा, कुछ तो बोलो उसे। सावित्री की आंखें भर आईं, पर रामधनी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। सड़क पर बस का हॉर्न बजा। मोहन ने आखिरी बार ढाबे को देखा। वही चूल्हा, वही धुआं, वही बेंच। उसने धीरे से कहा, जब ये ढाबा पूरी तरह बंद हो जाएगा ना, तब मुझे मत याद करना। रामधनी का चेहरा सख्त रहा। मुझे किसी शहर की सीख नहीं चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया। तभी बस के कंडक्टर की आवाज आई, ओ भैया, चलना है कि नहीं? जल्दी बैठो। मोहन ने एक कदम आगे बढ़ाई, फिर रुका और पीछे मुड़कर पूछा, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? रामधनी ने देर से जवाब दी, जब तू अपना मन बदले बिना आ सके तब आना। ये वाक्य सुनकर मोहन पूरी तरह टूट गया। वह बस में चढ़ गया और उसने खिड़की से देखा, माँ रो रही थी। ढाबा खामोश था और बाबूजी सामने पीठ किए खड़े थे। बस चल पड़ी। सड़क के मोड़ पर मोहन की आंखें भर आईं। रामधनी वही खड़े रहे जब तक कि बस धूल में गुम नहीं हो गई। फिर सावित्री धीरे से बोली, आज ढाबा नहीं, घर सूना हो गया है। रामधनी ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की तरफ देखता रहा। चूल्हे की आग बुझी थी और पहली बार रामधनी को ठंड महसूस हुई थी। शाम ढल चुकी थी। ढाबे के सामने दिया टिमटिमा रहा था, जैसे आखिरी उम्मीद। रामधनी बेंच पर बैठे थे। सामने खाली सड़क, बगल में ठंडा चूल्हा। उसी वक्त लकड़ी की छड़ी की आवाज आई। हरखू काका आ रहे थे। आज ढाबा जल्दी बंद हो गया रामधनी, क्या बात है? जब ग्राहक ना हो तो ढाबा बंद ही समझो। और बेटा कहाँ गया? सुना है बस पकड़ ली। रामधनी चुप रहा।
उसने कसकर बेंच पकड़ ली। मैंने भी कभी अपने बेटे को ऐसे ही जाने दिया था। रामधनी चौंका। आपका बेटा? हाँ रामधनी, मैंने भी सोचा था मैं सही हूं, दुनिया गलत है। दुनिया कभी नहीं बदलती रामधनी, हम ही पीछे छूट जाते हैं। रामधनी ने आग की तरफ देखा। पर अगर मैं बदल गया तो मेरी पहचान क्या रहेगी काका? पहचान वो नहीं होती जो दिखती है, पहचान वो होती है जो बची रहती है। मैं ढाबा चलाता हूं काका, तमाशा नहीं। और बेटा क्या चाहता था? सुना है वो ढाबा बचाना चाहता था। रामधनी की आवाज भारी हो गई। वो इसे बदलना चाहता था। अच्छा, और तू क्या चाहता है? मैं इसे मरते नहीं देख सकता। हरखू काका ने गहरी सांस ली। कभी कभी मरने देना जिंदा रखने से ज्यादा मुश्किल होता है। ये ढाबा तेरी जबानी है, पर बेटा तेरा कल है। रामधनी की आंखें भर आईं। पर अगर मैंने उसकी बात मानी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, उनका तो काम है बोलना। लोग तो तब भी बोलते हैं जब ढाबा खाली होता है। जिद अगर प्यार से बड़ी हो जाए तो प्यार हार जाता है रामधनी। रामधनी का सिर झुक गया। मैं हार गया क्या काका? नहीं रामधनी, अभी मौका है हार से बचने का। जाकर बेटे को वापस लेकर आ। अगर वो नहीं माना तो समझ लेना कि उसने तुझसे पहले वक्त को मान लिया है। रामधनी धीरे धीरे खड़ा हुआ। हरखू काका उठने लगे। एक बात हमेशा याद रखना रामधनी, ढाबा बंद होना बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात होती है घर का बंद हो जाना। हरखू काका की आंखों में गहराई थी। वो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए। रामधनी वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा कि ढाबा नहीं, वो खुद खाली हो गया है। रात अभी पूरी गई नहीं थी। अंधेरा हल्का पड़ रहा था, जैसे सुबह भी डरते डरते आ रही हो। रामधनी सुबह सुबह ही स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में सिर्फ एक कप चाय जो ठंडी हो चुकी थी। तभी वहां एक बस आकर रुकी। बस का दरवाजा खुला। एक एक कर लोग बस से उतरे। रामधनी की नजर हर चेहरे पर गई, पर वो जिसे ढूंढ रहा था वो नहीं दिखा। तभी बस के ड्राइवर ने पूछा, किसी को ढूंढ रहे हो क्या काका? रामधनी ने ना में सिर हिला दिया, पर आंखें झूठ बोल रही थी। उसी वक्त दूसरी तरफ से आवाज आई, बाबूजी। रामधनी पीछे की तरफ पलटा। मोहन वही स्टेशन पर खड़ा था, वही बैग, वही थकी आंखें। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर रामधनी ने धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही थी। दोनों के बीच सिर्फ पटरियां थीं और बहुत सारी अधूरी बातचीत। मोहन ने बातचीत की पहल की। आप यहाँ क्यों आए? तुझे लेने। मोहन की आंखें भर आईं। बिना किसी शर्त के? हाँ। और ढाबा? अभी खड़ा है, पर कब तक रहेगा ये नहीं जानता। मोहन चुप हो गया। ठीक है, तो चलूं? रामधनी ने बस की तरफ देखा। अगर आ सको तो जरूर। ये अगर ही माफी था। फिर दोनों बस में बैठे। दोनों बिल्कुल चुप थे। बस की खिड़की से भागते खेत दिख रहे थे। मोहन ने धीरे पूछा, आप गुस्सा नहीं हो? रामधनी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, गुस्सा तब होता है बेटा जब सामने वाला पराया हो। गांव की सीमा आ गई थी, वही पहचान वाला मोड़। हरखू काका ने कहा था, जिद प्यार से बड़ी हो जाए तो घर टूट जाता है। काका ठीक कहते हैं बाबूजी। पर मैं ये बात देर से समझा। तभी ढाबे के सामने बस रुकी। ढाबे का चूल्हा बुझा हुआ था, पर दिया जल रहा था। सावित्री ढाबे से बाहर खड़ी थी, जैसे पूरी रात वहीं रही हो। तभी बस में से मोहन उतरा। आ गया मेरा बेटा। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस माँ के कंधे पर सिर रख दिया। रामधनी पीछे खड़ा था। मोहन, अगर तू चाहे तो ढाबा फिर से शुरू करे सकते हैं। मोहन ने ढाबे की तरफ देखा। वही पुराने ढंग से? रामधनी ने ना में सिर हिलाया। नहीं तेरे ढंग से, पर मेरी आत्मा के साथ। मोहन की आंखों में चमक आ गई। दोनों चूल्हे के पास खड़े हुए। रामधनी ने चूल्हे में आग जलाई।
आज से ढाबा नहीं, घर चलेगा। मोहन ने पहली बार चूल्हे में फूंक मारी। आग भड़क उठी और उसी आग के साथ बाप बेटे का रिश्ता भी फिर से जल उठा। सुबह की धूप इस बार ढाबे पर सीधे आकर रुकी, जैसे वो भी देखना चाहती हो क्या सच में कुछ बदला है। मोहन ने झाड़ू उठाई। बाबूजी, पहले साफ सफाई करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। साफ करना तो ठीक है मोहन, पर ध्यान रहे मिट्टी नहीं हटानी चाहिए। मिट्टी नहीं हटाएंगे बाबूजी, जमाव हटाएंगे। ढाबे की बेंच बाहर निकाली गई, पुराने पोस्टर उतरे, एक नया तख्त लगा, रामधनी ढाबा, घर जैसा खाना। एक राहगीर रुका। अरे वाह रामधनी, ढाबा फिर से खुल गया क्या तेरा? हाँ भाई साहब, पर इस बार थोड़े अलग तरीके से। चूल्हे पर आज सिर्फ दाल नहीं थी, सब्जी की खुशबू भी फैल रही थी, चाय भी उबल रही थी। तभी सावित्री अंदर से बोली, मोहन बेटे, जरा सब्जी में नमक देख ले तो। रामधनी ने खुद चक्कर कहा। थोड़ी कम है, पर ठीक है। मोहन चौंका। आपने चखा इसे? हाँ, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। पहला ग्राहक आया, एक टेबल पर बैठा। उसने चारों तरफ देखा। मेन्यू में क्या क्या है? जो दिल करे वो ऑर्डर कीजिए, हर चीज उपलब्ध है। ग्राहक हंस पड़ा। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई चाय के लिए तो कोई पराठे के लिए। तभी एक बूढ़ा बोला, अरे रामधनी, पर हाथ तो वही है, इसमें नई बदलाव क्या है? हाँ काका, हाथ वही हैं, बस सोच नहीं है। मोहन ने देखा, बेंचें भर रही थी। शाम को ढाबा गुलजार था, दिया ज्यादा रोशनी दे रहा था। मोहन ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, थक गए? आज थकान अच्छी लग रही है बेटा। पर तभी रामधनी ढाबे से थोड़ा दूर चला गया। उसने सड़क की तरफ देखा। मोहन भी रामधनी के पीछे पीछे आया। क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस हिसाब देख रहा हूँ। मोहन ने नोटिस नहीं किया, रामधनी के हाथ में कागज था और यहीं से कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ढाबे की आखिरी बेंच भी खाली हो गई थी। चूल्हे की आग बुझाई जा चुकी थी, पर राख अब भी गर्म थी। मोहन हिसाब की कॉपी बंद कर रहा था। देखा बाबूजी, मैंने बोला था ना सब सही होगा। लोग लौट आए ना। बाबूजी, आज का दिन तो अच्छा रहा, कल और बेहतर होगा, देखना। रामधनी ने जवाब नहीं दिया। लौट तो आए, पर कब तक, कितने दिन रहेंगे? वो ढाबे के बाहर खड़े थे, सड़क की तरफ देखते हुए। मोहन पास आया। कुछ सोच रहे हैं क्या बाबूजी? सोच रहा हूँ, आज ढाबा सच में जिंदा लग रहा था। मोहन उनकी बातें सुनकर मुस्कुराया। मोहन, अगर ये ढाबा कल बंद हो जाए तो? अब कुछ नहीं होगा बाबूजी, अब हम सब संभाल लेंगे। नया ढाबा शुरू करना बहुत आसान है बेटा, पर नए सपनों को संभालना उतना ही मुश्किल। तभी रामधनी ने जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला, धीरे से खोलकर मोहन की तरफ बढ़ाया। ये संभालना आसान नहीं होगा बेटा। मोहन ने कागज देखा, उस पर लिखा था बिक्री समझौता। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? मैंने ढाबा बेच दिया है बेटा। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? रामधनी ने ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर ये सब झूठ था? नया ढाबा, नई बदलाव, इतनी मेहनत? नहीं बेटा, सब सच था। तो फिर इसे बेच क्यों दिया आपने, जब सब ठीक हो रहा था? क्योंकि सब ठीक हो रहा था, इसलिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अगर ये ढाबा डूबते हुए बिकता तो ये मेरी हार होती, इसलिए मैं चाहता था ये तेरी जीत पर बिके। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। पर आपने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। यदि पूछ लेता तो तू मना कर देता बेटा। रामधनी ने कागज के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया। पहले तू पूरा तो पढ़ इसे बेटा। मोहन ने पढ़ा। आखिरी लाइन पर उसकी उंगलियां रुक गईं।
ये क्या? नया मालिक मोहन रामधनी। मैंने ये ढाबा बेचा नहीं है बेटा, बल्कि ये ढाबा मैंने तुझे सौंपा है। आज से इस ढाबे का मालिक मोहन रामधनी। मोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो आपने ये नाटक क्यों किया? ताकि तू इसे अपने सपने की तरह देखे, मेरी विरासत की तरह नहीं। मोहन तभी कुछ नहीं बोल पाया। पुराना ढाबा मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए था, ताकि नया ढाबा तुझसे शुरू हो सके। मोहन ने आगे बढ़कर बाबूजी के पैर छुए। आपने मुझे मालिक नहीं बनाया बाबूजी, मुझे जिम्मेदारी दी है। रामधनी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। अब कल से ढाबा तेरे नाम से चलेगा। मोहन ने ढाबे की तरफ देखा, वही जगह, पर अब कहानी नई थी। कुछ बाप विरासत नहीं छोड़ते, वो अपने सपनों को वहीं रोक देते हैं जहां से उनके बच्चों के सपने शुरू हो सकें। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी कहानी में इस्तेमाल हो तो अपना नाम जरूर लिखें।